हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। और इस स्पेशल मूवी का नाम है नीरू। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम पुलिस इंस्पेक्टर पॉल को देखते हैं जो सारा नाम की लड़की का स्टेटमेंट लेने आया है। यहाँ हमें पता चलता है कि सारा एक अंधी लड़की है जिसके साथ किसी ने रेप किया है। अब इंस्पेक्टर पोल सारा के पिता मोहम्मद से पूछताछ करते हैं और मोहम्मद कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ किसी शादी में गए थे। और तभी घर की नौकरानी सीमा कहती है कि मैं साहब के कहने पर बैंक गई थी, इसलिए घर पे सारा के अलावा कोई और नहीं था। इधर अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बेचारी लड़की अंधी है, कैसे अपने कल्पित को पहचान पाएगी। अब अगले सीन में सारा को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जहां डॉक्टर कहती है कि रेप तो हुआ है, बट ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि किसने ये रेप किया है, क्योंकि हमें इनकी बॉडी पर कोई भी सीमेन नहीं मिला है। इसलिए हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये काम किसने किया है। अब सारा के माता पिता बहुत उदास हो जाते हैं। सभी को लगता है कि ये केस जल्दी ही बंद हो जाएगा, क्योंकि विक्टिम कल्पित को पहचान नहीं पाएगी। और सारा खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। फिर अगले सुबह हम देखते हैं कि सारा रात भर में एक आदमी की मूर्ति बनाती है, जहां वो क्लेम करती है कि इसी ने मेरे साथ वो गलत काम किया। अब यहाँ पर मोहम्मद कहता है कि सारा ने मूर्तियाँ बनाना बचपन में ही सीख लिया था, जब उसके आंखें नहीं गई थी। इस पर इंस्पेक्टर पोल कहता है कि लेकिन तुमने तो उसे देखा ही नहीं। सारा कहती है कि जब वो मेरे साथ वो गलत काम कर रहा था तब मैंने अपना हाथ उसके चेहरे पर फेर के पता कर लिया था। अब मोहम्मद कहता है कि मैंने इस चेहरे वाले लड़के को कहीं देखा है। ये कुछ दिन पहले हमारे घर पर आया था, हमारे पड़ोसी विनोद का एड्रेस पूछने के लिए। अब इंस्पेक्टर पॉल विनोद से पूछताछ करते हैं, जहां विनोद कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है और उसका नाम माइकल है। वो मुझे अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया था और आज वो पहली फ्लाइट से घर लौट रहा है। अब इंस्पेक्टर पोल माइकल को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेते हैं। इधर पुलिस थाने में फाइनल कंफर्मेशन के लिए पॉल माइकल को 6-7 लोगों के बीच खड़ा कर देता है, जहां सारा को उन सभी का चेहरा छूकर उनमें से माइकल को ढूंढना था। सारा एक एक करके सभी के चेहरे पर अपना हाथ फेरती है और वो जैसे ही माइकल को छूती है उसे जोर का चाटा लगा देती है, जिससे अब सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं। ये अपने आप में एक नई तरह का केस था, इसीलिए मीडिया में ये बात आग की तरह फैल जाती है। यहाँ पर हमें एक नई बात और पता लगती है, असल में मोहम्मद सारा के रियल फादर नहीं थे। मोहम्मद की पहली बीवी से उन्हें 2 लड़के हुए थे, लेकिन किसी लड़ाई झगड़े के चलते मोहम्मद ने अपनी पहली बीवी को छोड़कर सारा की मां से शादी कर ली थी, जब सारा काफ़ी छोटी थी और उसके पिता भी मर चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल से उसके मॉम डैड जेल में मिलने आते हैं, जहां हमें पता लगता है कि माइकल के डैड एक बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन हैं। यहाँ पे ये दोनों माइकल को खूब डांटते हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुमने हमें बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। इधर तो तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई थी, अब सड़ो जेल में। लेकिन ये सब सुनकर माइकल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता और माइकल की मां कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बेटा बाहर चाहिए बस। अब माइकल के डैड देश के सबसे बड़े वकील एडवोकेट राजशेखर को इस केस के लिए बुलाते हैं। अब राजशेखर यहाँ कहते हैं कि हमें पहले सेटलमेंट करके इस मामले को निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने मोहम्मद की फैमिली का बैकग्राउंड हिस्ट्री पहले ही चेक कर ली थी। मोहम्मद की पहली शादी से उसके 2 बेटे हैं, हम ये सेटलमेंट उनके थ्रू करेंगे। अब राजशेखर मोहम्मद के बेटों को वो मांगी रकम का लालच देकर अपने फादर से सेटलमेंट की बात करने के लिए कहता है। अब अगले सीन में ये दोनों मोहम्मद को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि पापा वो लोग बहुत पावरफुल और पैसे वाले हैं, वो लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, इनसे लड़कर हमारा ही नुकसान है। अभी मौका अच्छा है, वो लोग हमें इसकी रकम देने को तैयार हैं, बदले में आप बस केस वापस ले लो। ये सुनते ही मोहम्मद गुस्से में दोनों को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देता है।
अगले सीन में ये दोनों लड़के राजशेखर के कहने पर मीडिया के सामने अपने पिता मोहम्मद को खूब उल्टा सीधा बोलते हैं ताकि ये केस और कमजोर हो जाए। और फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं। अब कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें शुरू होती हैं, जहां राजशेखर कहता है कि इस केस में कोई प्रूफ है ही नहीं मेरे क्लाइंट माइकल के खिलाफ, क्योंकि वो लड़की अंधी है और उसने कल्पित का चेहरा नहीं देखा, ना वहाँ कोई और दूसरा था जिसने वो चेहरा देखा हो। इस पर सारा का वकील हड़बड़ाते हुए कहता है कि उसने मूर्ति बनाई जिससे ये प्रूफ हुआ। इस पर राजशेखर हंसते हुए कहता है कि हमारी किस्मत अच्छी है जो कि मूर्ति जज साहब के चेहरे से नहीं मिलती, नहीं तो पुलिस उन्हें ही अरेस्ट कर लेती। अब सारा का वकील और घबरा जाता है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते। ऐसा लगता है कि मानो वो सारा के लिए सिर्फ झूठे केस को लड़ने का नाटक कर रहा है। अब कोई भी पक्का सबूत ना मिलने पर जज माइकल को बेल दे देती है। अब सारा ये सब सुनने पर काफी दुखी हो जाती है। इधर राजशेखर माइकल से कहता है कि मुझे इस केस को जीतने के लिए सारी सच्चाई पता होनी चाहिए, इसीलिए मुझे जो कुछ हुआ सच सच बता दो। इस पर माइकल पूरा एक्सप्लेन करता है कि उसने कैसे इस क्राइम को अंजाम दिया। अगले सीन में हम राजशेखर की बेटी पूर्णिमा को देखते हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी वकील होती है। जब उसे ये सब पता लगता है तो वो कहती है कि माइकल जैसे लोग ब्रांड क्रिमिनल होते हैं, ऐसे लोगों को तो ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। इस पर राजशेखर कहता है कि हम लॉयर हैं, हमारा काम केस जीतना और सिर्फ पैसे कमाना है। इधर इंस्पेक्टर पॉल मोहम्मद से कहता है कि रात में शेखर ने सारे अच्छे वकीलों को अपनी तरफ कर लिया है, इसीलिए अब कोई भी बड़ा वकील हमारा केस नहीं लड़ेगा और दूसरे सरकारी वकीलों पर हमें भरोसा नहीं है। हो सकता है वो केस तो लड़े हमारी तरफ से, बट हमें ही हराने के लिए कुछ न कुछ करें, जैसे पहले वाले वकील ने किया था। अगर कोई भी वकील खुद से केस लेने के लिए आए तो उसे साफ मना कर देना। वैसे तो राजशेखर ने मुझे भी इस केस से हटवा दिया है, इसीलिए मैं अब तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक अच्छे वकील को ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। इसी बीच कई सारे वकील मोहम्मद को अप्रोच करते हैं और इस केस में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन मोहम्मद इंस्पेक्टर पॉल के कहने के अनुसार हर वकील को मना कर देता है। अब अगले सीन में हम अहाना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कुछ साल पहले अहाना सेशन कोर्ट में एज अ क्लर्क की तरह काम करती थी, लेकिन किसी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब ये लॉयर्स के साथ छोटे मोटे काम करती है। अब इंस्पेक्टर पॉल अहाना से मिलकर उसके वकील दोस्त विजय मोहन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर अहाना पॉल को विजय मोहन के पास ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विजय मोहन कुछ साल पहले तक एक अच्छा खासा लॉयर था, लेकिन किसी वजह से बार काउंसलिंग ने इसे कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर दिया था। बट अब इसका सस्पेंशन पीरियड पहले ही खत्म हो चुका था, फिर भी अब ये खुद प्रैक्टिस करना छोड़ दूसरे लॉयर्स को केस में एडवाइस देते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। अब इंस्पेक्टर पॉल और अहाना विजय मोहन से सारा का केस लड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन विजय मोहन साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस केस को लड़ने के लायक नहीं हूँ, मैंने कोर्ट में लड़ना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, अब मैं वो प्रैक्टिस भी भूल चुका हूँ, अब मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहता। इस पर अहाना कहती है कि ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप मेरे साथ एक जगह पर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। असल में ये दोनों विजय मोहन को सारा के पास ले आते हैं। इधर सारा भी इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप मेरा केस लड़ लो। दूसरी तरफ सारा के अंदर इस केस को लड़ने का कॉन्फिडेंस देखकर विजय मोहन भी अपना मन बना लेते हैं कि वो अब ये केस लड़ेंगे। अब अगले सीन में मोहम्मद इंस्पेक्टर पॉल से पूछता है कि सर, हमने ये सही लॉयर तो हायर किया है ना? मुझे तो विजय मोहन पे डाउट हो रहा है, क्या ये हमें जीत दिला पाएगा? इस पर पॉल कहता है कि एडवोकेट विजय मोहन बहुत ही नॉलेजेबल वकील हैं। हालांकि अब उसने काफ़ी सालों से प्रैक्टिस छोड़ दी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सीनियर वकील विजय मोहन से अपने केस में एडवाइस लेते हैं, तो तुम चिंता मत करो। इस पर मोहम्मद कहता है तो उन्होंने प्रैक्टिस करना क्यों छोड़ दिया था? इस पर अहाना विजय मोहन की फ्लैशबैक की स्टोरी बताती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कई सालों पहले विजय मोहन राजशेखर के नीचे एज अ जूनियर वकील काम करता था। धीरे धीरे विजय मोहन को तरक्की मिलने लगी और वो भी बड़ा वकील बन गया। दूसरी तरफ वो और राजशेखर की बेटी पूर्णिमा एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन राजशेखर को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। जब
मेरी वहाँ पे एज अ क्लर्क जॉब लगी। तब एक दिन मैंने कुछ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स विजय मोहन को दिए, लेकिन वो उनके ड्रॉर से खो गए, जिसके चलते बार काउंसलिंग ने विजय मोहन को कुछ सालों के लिए सस्पेंड कर दिया था। और पूर्णिमा की शादी भी राजशेखर ने किसी बड़े वकील से कर दी। इधर मेरी नौकरी भी चली गई। बाद में हमें ये पता चला कि असल में वो डॉक्यूमेंट्स खोए नहीं थे, उसे तो राजशेखर ने ही गायब करवाया था। तब विजय मोहन अपनी तरफ से इस केस की तहकीकात शुरू कर देते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं और थोड़ा बहुत सबूत इकट्ठा कर लेते हैं। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है कि नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ फाइल से हटा दिए हैं, जिससे ये केस और भी कमज़ोर हो जाए। अब हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ कटघरे में सबसे पहले वहाँ की मेड सीमा को बुलाया जाता है, जहाँ सीमा कहती है कि साहब और मैडम शादी में गए थे और मुझे भी बैंक जाना था, इसीलिए मैं बाहर का गेट लॉक करके बैंक चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो सारा मैडम बहुत बुरी हालत में थी और काफ़ी डरी हुई थी। मैंने पड़ोसियों की मदद से पुलिस को बुला लिया और थोड़ी ही देर में साहब और मैडम भी आ गए। अब सीमा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए राजशेखर आता है, जहां वो पूछता है कि सीमा, बाहर के गेट की चाबी तुम्हारे अलावा और किसके पास रहती है? जिस पे सीमा कहती है कि दूसरी चाबी साहब के पास रहती है। फिर राजशेखर पूछता है कि उस दिन तुम बैंक क्यों गई थी? जिस पर सीमा कहती है कि मुझे कोई लोन लेना था, इसीलिए साहब ने मुझे अपने फ्रेंड के बैंक में भेजा था। अब राजशेखर कहता है कि इसका मतलब है कि मोहम्मद को अच्छी तरह से पता था कि किस टाइम पर घर पे से सारा अकेले रहेगी। वो तो वैसे भी सारा का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो हो सकता है कि उसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सारा के साथ वो गलत काम किया हो। अब विजय मोहन सारा की माँ को कटघरे में बुलाता है, जहाँ वो कहती है कि इस घटना से एक दिन पहले हम लोग घर में यही डिस्कस कर रहे थे कि हमें शादी में जाना है और सीमा को बैंक, तो सारा घर पर अकेले कैसे रहेगी। तभी ये माइकल वहाँ पे अपने फ्रेंड विनोद का एड्रेस पूछने आता है। तब भी वो सारा को देखता है और हमारी सारी बातें भी सुन लेता है। अब राजशेखर सारा की माँ को क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कहते हैं कि मोहम्मद तुम्हारा दूसरा पति है ना? तुम्हारे पहले पति ने जब कर्ज में आकर सुसाइड कर लिया, तब तुमने पैसों की खातिर शादीशुदा मोहम्मद से दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मोहम्मद एक अमीर आदमी था। ये सब करके राजशेखर सारा की माँ को कैरेक्टरलेस साबित कर देता है और वो ये भी कहता है कि हो सकता है तुमने इस बार फिर से पैसों के लिए मेरे क्लाइंट माइकल को इस केस में फंसाया हो, अपनी बेटी का सहारा लेकर, क्योंकि तुम्हें पता है कि माइकल एक अमीर लड़का है। ये सब सुनते ही सारा की माँ फूट फूट के रोने लगती है। अब मोहम्मद कटघरे में आता है, जहाँ राजशेखर अपने गुनौने सवालों से मोहम्मद को भी जलील करता है। वो कहता है कि तुमने ही जानबूझ के सीमा को उसी टाइम बैंक भेजा जब घर पर सारा अकेली थी। फिर तुम अपनी बीवी को शादी में छोड़कर घर आए और अपनी बेटी के साथ वो गलत काम किया। एंड इस पर मोहम्मद भी अब रो पड़ता है। ये सब करके राजशेखर पूरी फैमिली को मेंटली तोड़ना चाहता था ताकि वो केस वापस ले ले। अब अगले कोर्ट हियरिंग में पहले विजय मोहन सारा से मिलता है, जहां वो सारा को अगले सेशन के लिए पहले से ही तैयार करता है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहे। वो कहता है कि सारा, राजशेखर तुम्हारे पिता मोहम्मद को इस केस में टारगेट कर रहे हैं कि उसने ही वो गुनाह किया है, इसीलिए तुम कोर्ट में हर सवाल का ठीक ठीक जवाब देना और जो सवाल समझ ना आए वहाँ चुप रहना, मैं ऑब्जेक्शन उठा दूंगा। अगले दिन सारा कटघरे में बुलाई जाती है, जहाँ विजय मोहन उससे पूछता है कि तुमने अपनी आंखें कब और कैसे खोई, जिस पर सारा कहती है कि मैंने अपनी आंखें 12 साल की उम्र में खोई, जब मेरी आंखों के अंदर ब्लड सप्लाई आना बंद हो गया। अब विजय मोहन पूछता है कि हमें डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ उस रात क्या हुआ था, जहाँ वो कहती है कि उस दिन जब घर पर कोई नहीं था, मैं जैसे ही नहा के निकली तो मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ और तभी किसी ने पीछे से मेरा टॉवल खींच दिया और मुझे उठा के बेड पर गिरा दिया। मुझे जान से मारने की धमकी दी अगर मैंने शोर मचाया तो, इसीलिए डर के मारे में चुप हो गई। फिर उसने मेरा रेप किया। अब राजशेखर क्रॉस के दौरान सारा से पूछता है कि तुमने मूर्ति बनाना कहाँ से सीखा, जिस पर वो कहती है कि मैंने आंखें खोने से पहले
ये कला अपने पिता मोहम्मद से सीख ली थी और हमें पता चलता है कि मोहम्मद खुद भी एक बहुत अच्छा मूर्ति आर्टिस्ट था। अब राजशेखर कहता है कि बिना देखे तुमने माइकल का चेहरा कैसे बना लिया, जिस पर वो कहती है कि मैंने उसका चेहरा छू के समझ लिया था। इस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान राजशेखर कई बार मोहम्मद और सारा के रिलेशन पे सवाल उठाता है और बार बार सारा को इनडायरेक्टली ये कहता है कि वो घिनौना काम तुम्हारे पिता मोहम्मद ने किया होगा। यह सब करके राजशेखर सारा को मेंटली तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सारा तो विजय मोहन के कहने पर पहले से ही तैयार होके आई थी। अब जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तब रास्ते में अहाना कहती है कि क्यों ना हम सारा के केस को सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएं, जिसके शायद कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए इस केस में। अब अगले तारीख पर विजय मोहन माइकल के दोस्त विनोद को सारा के फेवर में बोलने के लिए कटघरे में बुलाता है, जहां विनोद एंड मौके पर अपनी बातों से पलट जाता है और माइकल की शादी के इनविटेशन कार्ड लाने और जाने की तारीख को बदल देता है, जिससे विजय मोहन के लिए केस जीतना और भी मुश्किल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया कैंपेन अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। हर तरफ से सारा को सपोर्ट और माइकल को गालियां मिलने लगती हैं, जिसके चलते माइकल की मंगेतर उसको कॉल करके कहती है कि अब मुझे डाउट है कि मेरी शादी तुमसे हो पाएगी या नहीं। नेक्स्ट, अब रात को माइकल गुस्से में कुछ गुंडों के साथ सारा के घर पर फिर से आ पहुंचता है और उसके माँ बाप को मारने की धमकी देता है कि वो केस वापस ले ले, नहीं तो वो फिर से सारा के साथ वो गलत काम करेगा। और सारा फूट फूट के रोने लगती है और पूरी तरह से डर जाती है। अब अगली हेयरिंग में पूर्णिमा राजशेखर की जगह ये केस लड़ती है, क्योंकि राजशेखर को उसी दिन दूसरे इम्पोर्टेंट केस के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना था। यहाँ विजय मोहन पिछले रात वाली घटना कोर्ट को बताता है कि कैसे माइकल ने मेरे क्लाइंट को धमकी दी और उसे मेरे क्लाइंट को हमेशा के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे आदमी को बाहर खुला छोड़ना सही नहीं है। लेकिन विजय मोहन इस बात का कोई प्रूफ नहीं दिखा पाता, जिसके चलते कोर्ट इस बात को यहीं पे डिसमिस कर देती है और आगे बढ़ जाती है। अब कटघरे में इस केस की डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहां वो कहती है कि सारा की बॉडी से सेमेन नहीं मिला, इसलिए मेडिकली हम कुछ प्रूफ नहीं कर सकते। अब अगला नंबर होता है इंस्पेक्टर पोल का, जहां पोल कहता है कि मैंने सारा द्वारा बनाई गई माइकल की मूर्ति की फोटो ली थी, लेकिन मुझे बाद में इस केस से हटा दिया गया और फिर नए इंचार्ज ने वो फोटो फाइल से गायब कर दी। साथ ही वो मूर्ति मिट्टी की थी, इसीलिए कभी भी टूट सकती थी। अब पूर्णिमा यहाँ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, असल में तुमने खुद ही वो फोटोज फाइल से गायब की और वैसे भी तुमने सारा को वो मूर्ति बनाते हुए नहीं देखा। तुम्हें जो सारा के पिता मोहम्मद ने बताया तुमने मान लिया। तुम्हें अच्छे से बात पता है कि मोहम्मद ही मूर्तियां बनाने में एक्सपर्ट है। हो सकता है कि उसी ने ये मूर्ति बनाई हो और माइकल को फंसाने के लिए अब ये केस किया हो, और अब ये केस फिर से उलझ जाता है और कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। अब कटघरे में माइकल को बुलाया जाता है, जहां वो घटना वाले दिन का अपना पूरा शेड्यूल बताता है कि उस दिन मैं तो सुबह सुबह विनोद के घर से निकल गया था अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए। बीच में मैं अपने एक और दोस्त से मिला, उसने रेस्टोरेंट में हमने साथ में लंच किया। अब अगले सीन में विजय मोहन अहाना से कहता है कि माइकल का फोन घटना वाले दिन कहाँ था, हमें ये पता करना जरूरी होगा। अब अहाना उस रेस्टोरेंट के ऑनर को अगले दिन कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के साथ आने को कहती हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि घटना के वक्त माइकल उस रेस्टोरेंट में था ही नहीं। लेकिन ये क्या, कोर्ट में ये पैंतरा उल्टा ही पड़ जाता है जब ये लोग देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से क्राइम के समय माइकल सच में अपने दोस्त के साथ उस रेस्टोरेंट में ही बैठा था। अब विजय मोहन जब माइकल की तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रहा था, यानी कि ये सारा पहले से ही प्री प्लान था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय मोहन फिर से उस फुटेज की जांच कर रहा था, जहां वीडियो में उसे इस बार कुछ अजीब देखने को मिलता है। अब वो इंस्पेक्टर पॉल को लेकर उस रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पॉल उस रेस्टोरेंट के ऑनर को जेल में डालने की धमकी देता है अगर उसने सच सच अपना मुंह नहीं खोला तो। अब यहाँ पे ऑनर डर के मारे सारी बात उगल देता है और अगले दिन कोर्ट में विजय फिर से रेस्टोरेंट की फुटेज को प्ले करता है और कहता है कि इस फुटेज में छेड़छाड़ हुई है। अगर इस फुटेज में जो मिरर है उसको देखा जाए
तो पीछे के किचन में एक बर्तन रखा है, लेकिन थोड़ी देर में ये बर्तन अपने आप कहाँ गायब हो जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि इस फुटेज में एडिटिंग करके माइकल और उसके फ्रेंड को जोड़ा गया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट का ऑनर कोर्ट को ये भी बताता है कि उसने ये सब राजशेखर के कहने पर किया था, और इस बात को साबित करने के लिए वो कोर्ट में एक दूसरा फुटेज पेश करता है, जिसमें राजशेखर खुद उसको वीडियोस फुटेज बदलने के लिए कह रहा है। अब कोर्ट को मिसलीड करने के जुर्म में कोर्ट राजशेखर को इस केस से डिसमिस कर देती है और उन पे इंक्वायरी बैठा देती है। अब इस केस को राजशेखर की बेटी पूर्णिमा लीड करती है। हालांकि पूर्णिमा के साथ राजशेखर भी कोर्ट आया करता था, लेकिन अब वो इस केस को लड़ नहीं सकता था। अब पूर्णिमा माइकल के सिम ऑपरेटर को कटघरे में बुलाती है और उससे पूछती है कि घटना के दिन माइकल की सिम की लोकेशन कहाँ कहाँ दिखा रही है, जहाँ वो कहता है कि घटना वाले दिन माइकल का सिम लोकेशन सुबह तिरुवनंतपुरम से शाम कंदूर दिखा रही है, जिसका साफ मतलब है कि माइकल सच में वहां गया था। तो वो घटना के वक्त सारा के घर पर कैसे हो सकता है। अब विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम घटना के दिन कहाँ थे, जिस पर वो कहता है कि मैं 27 दिसंबर यानी कि घटना के दिन अपने घर पर ही क्रिसमस की छुट्टी लेकर गया था। इस पर विजय मोहन कहता है कि अगर ऐसा है तो पूरे रास्ते इस तारीख को तुम्हारे सिम की लोकेशन और माइकल के सिम की लोकेशन एक साथ ट्रेवल करते हुए क्यों दिख रही है। अब इस पर ड्राइवर अपने ही झूठ में फंस जाता है और हड़बड़ाने लगता है। अब पूर्णिमा सवाल करने आती है और इस तरह से सवाल करती है जिससे एंड में वो ये प्रूफ कर देती है कि उस दिन ड्राइवर अपना फ़ोन गलती से गाड़ी में ही भूल गया था और फिर माइकल उसी गाड़ी से तिरुवनंतपुरम से गया था। अब विजय मोहन कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उस दिन वो कार तुम ही चला रहे थे, तुम किसी छुट्टी पे नहीं गए थे। अब वो जैसे कुछ टाइम की मोहलत मांगता है ताकि ड्राइवर के खिलाफ प्रूफ ला सके, और अगले हायरिंग में पूर्णिमा माइकल के उन दोस्तों को बुलाती है जिससे माइकल मिलने गया था। ये सभी एक एक करके यही गवाही देते हैं कि माइकल घटना वाले दिन हमारे साथ ही था और हम सब पार्टी कर रहे थे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान विजय मोहन माइकल के सभी दोस्तों को एक एक करके कोर्ट में सवाल करता है, ऐसे सवाल जो बाकी उनके दोस्त नहीं सुन सकते, जिसके लिए उन्हें पहले ही कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ विजय उन्हीं सबसे पूछता है कि उस दिन माइकल ने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी या टी शर्ट पहनी थी, कार किस कलर की थी जिससे वो आया था। ऐसे सवाल जिसके जवाब इन सब दोस्तों के आपस में नहीं मिलते थे, जिससे विजय मोहन ये साबित कर देता है कि ये लोग सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, जबकि माइकल उस दिन इनसे मिलने आया ही नहीं था। अब विजय अपना फाइनल एविडेंस कोर्ट में पेश करता है, जहां वो 27 तारीख की फुटेज शो करता है। असल में माइकल की गाड़ी उसका ड्राइवर ही चला रहा था। ये फुटेज सामने से आ रही कार के डैश कैम में आ जाती है। साथ ही विजय मोहन कोर्ट में एक पुरानी केस की फाइल शो करता है। असल में ये रेप केस की ही फाइल थी जो माइकल के खिलाफ थी, लेकिन पैसों की बदौलत माइकल उससे भी बच निकला था। अब यहाँ पूर्णिमा कहती है कि वो एक पुराना केस है जिसमें माइकल की गलती प्रूफ नहीं हुई थी। अब सब कुछ जानने और सुनने के बाद जज साहब आखिरी सुनवाई की तारीख दे देते हैं, और अगले सीन में विजय मोहन मोहम्मद को कहता है कि अभी भी हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हम ये केस जीतेंगे, क्योंकि कोर्ट को प्रूफ चाहिए और शायद हमने अभी तक जो भी प्रूफ दिखाए हैं वो कोर्ट के लिए काफ़ी नहीं है। इस पर मोहम्मद कहता है कि कितना अजीब सिस्टम है हमारा, जहां इतना कुछ करने पर भी कल्पित को सज़ा नहीं मिलती। इस पर विजय मोहन कहता है कि ये केस थोड़ा अलग है, क्योंकि सारा देख नहीं सकती, इसीलिए कोर्ट के लिए सारा की बातों को मानना मुश्किल है। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इस केस की फाइनल सुनवाई होती है। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ लगी होती है। अब कोर्ट के अंदर विजय मोहन शुरू से पूरा इंसिडेंस एक्सप्लेन करता है, जहां हमें पता चलता है कि माइकल अपने फ्रेंड विनोद से मिलने आया था, लेकिन गलती से वो सारा के घर आ पहुंचा। तभी वो सारा की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है, और ये जानने के बाद कि सारा अगले दिन घर पर अकेली रहेगी, माइकल रात को विनोद के घर पर ही रुकने का फैसला करता है। रात को वो फ़ोन करके अपने ड्राइवर को सुबह 6 बजे यहाँ बुला लेता है। अगले सुबह जब ड्राइवर आता है तो माइकल उसे अपनी कार एक्सचेंज कर लेता है
और उसे अपना फ़ोन देकर उसे जाने के लिए कहता है। इधर सारा का घर जैसे ही खाली होता है तब ये पीछे के रास्ते से सारा की छत पर चढ़ जाता है, जहाँ छत का गेट पहले से ही खुला होता है, और ये घर के अंदर एंटर करता है। और जैसे ही सारा नहा के निकलती है, ये फिर उसको मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप कर देता है। वो बेचारी लड़की उस सिचुएशन में भी अपने हाथों से उसके चेहरे को छू कर उसका मेजरमेंट ले लेती है और बाद में उसकी मूर्ति बनाती है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये सब माइकल ने ही किया। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब पूर्णिमा कहती है कि अभी तक इन्होंने कोई ऐसा प्रूफ शो नहीं किया जो विदाउट डाउट हो, और बात कर रहे हैं सारा ने जो मूर्ति बनाई है, बट मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इस पर विजय मोहन कहता है कि सारा किसी का भी फेस छू कर उसकी मूर्ति बना सकती है, इसीलिए अगर जज साहब परमिशन दे तो कोर्ट में अपना ये स्किल शो कर सकती है। पूर्णिमा इस बात के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इस शर्त के साथ कि सारा को सिर्फ 5 मिनट का मौका मिले चेहरा छूने के लिए। अब पूर्णिमा इस काम के लिए अपने पिता राजशेखर को भेज देती है, जहां अकेले में सारा राजशेखर के चेहरे पर अपना हाथ फेर के मेजरमेंट लेने लगती है। तभी राजशेखर सारा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके हाथ उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिसके चलते सारा फुट फुट के रोने लगती है। राजशेखर अपनी बातों के चलते सारा को जरा भी मौका नहीं देते कि वो ठीक से उनके चेहरों को छू सके, लेकिन सारा जैसे तैसे ये मैनेज कर लेती है। अब मूर्ति बनाना स्टार्ट होता है। सभी उसका वेट करते हैं और कई घंटों बाद मूर्ति को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां जैसे ही मूर्ति पर से वो कपड़ा हटाया जाता है, ये क्या, ये तो एज इट इज राजशेखर के चेहरे से मिलती है। तब कोर्ट भी मान जाती है कि सारा ने सच में अपने रेपिस्ट की मूर्ति बनाई, जो कि माइकल है। अब कोर्ट अपने आखिरी फैसले में माइकल को उम्र कैद की सजा देती है, और मूवी के एंड में सारा विजय मोहन को थैंक यू बोलती है, और उसकी आंखों में जो दर्द था उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।